हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। फिलहाल के लिए जीतन राम मांझी का और उनके बेटे का कुछ ऐसा ही हाल नजर आ रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा जीतन राम मांझी जब लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय अपने बेटे के लिए बैटिंग करते हुए किस कदर नजर आए थे। भारतीय जनता पार्टी से उनको बार बार मंत्री बनाने की बात कही गई थी और बार बार ऐसा माना जा रहा था कि जीतन राम मांझी जो है वो बीजेपी से बात कर रहे हैं कि उनके बेटे को मंत्री बनाया जाए। अब मंत्री बनाया गया तो कम से कम समझ लीजिए कि 3 विभाग, 3 पोर्टफोलियो जो थे वो उनके बेटे को मिले। अब ऐसा लग रहा है कि जब नीतीश कुमार के पार्टी के कोटे से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया और साथ के साथ मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के बन गए, तो नीतीश कुमार ने क्या बदला निकालने का काम किया है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन, इनसे 2 मंत्रालय छीन लिए गए। दोस्तों, अब बचा है सिर्फ 1 मंत्रालय। पूरा मामला क्या है बताऊंगी आपको इस खबर में, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, बिहार जहां मात्र 8 से 9 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस बिहार में अचानक से मंत्रिमंडल विस्तार किया गया और इस मंत्रिमंडल विस्तार में बहुत कुछ अनोखा हुआ। ये चौंक गए सब लोग देखकर कि नीतीश कुमार इस बात पर राजी कैसे हुए कि भारतीय जनता पार्टी अपने साथ के साथ मंत्री बना सकती है। और ना सिर्फ मंत्री बनाया बल्कि नीतीश कुमार के वोट बैंक में भी सेंधमारी कर दी। फिर भी नीतीश कुमार खामोश है। अंदर खाने कुछ प्लानिंग तो नहीं चल रही है, क्योंकि इसी खामोशी के तहत उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के पास जो 2-3 मान लीजिए विभाग थे, उन 3 विभागों में से 2 विभागों को हटा दिया गया है, कट कर दिया गया है, उनके कद को कम कर दिया गया है और वो 2 विभाग दे दिए गए हैं एक नए मंत्री को। जिन मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें से एक मंत्री को वो 2 विभाग सौंप दिए गए हैं। यानी जीतन राम मांझी के बेटे के पास, संतोष सुमन के पास मात्र 1 विभाग रह गया है। अब वो विभाग कौन सा है ये भी देखिए, आपको बिना देर किए मैं बता देती हूँ। दरअसल देखिए, संतोष सुमन के पास 3 विभाग थे, उनके पास केवल लघु जल संसाधन विभाग ही अब बचा हुआ है। पहले उनके पास लघु जल संसाधन विभाग भी था, इसके अलावा राजस्व विभाग भी था, भूमि सुधार विभाग भी था। लेकिन अब राजस्व विभाग और भूमि सुधार विभाग, ये 2 विभाग ऐसे हैं जो उनसे छीनकर और संजय सरावगी, अभी हाल ही में जिनको मंत्री बनाया गया है, उनको दे दिए गए हैं, उनको आवंटित कर दिए गए हैं। यानी अब कोई अगर देखरेख करेगा इन 2 विभागों की तो वो संजय सरावगी होंगे। कुल मिलाकर क्या ये कहा जा सकता है दोस्तों कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार भी कोई बड़ा गेम प्लान रच रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार वो एकलौते ऐसे राजनेता हैं जिनको लेकर आज तक राजनीति में कोई भी विश्लेषक ऐसा नहीं हुआ जो एकदम सटीक विश्लेषण कर दे कि कब नीतीश कुमार का मिजाज बदलेगा। अभी होना भी चाहिए ना, रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए वो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, तो कब पाला बदल लेंगे, कब किससे मोह भंग हो जाएगा, कुछ कहा थोड़ी ना जा सकता है। फिलहाल के लिए सब इसी बात पर चौकन्ना रह गए हैं कि जब ये डिसाइड हुआ था कि जो 7 मंत्री बनने वाले हैं मंत्रिमंडल विस्तार के तहत, उन 7 में से कुछ पर जेडीयू के नेताओं को मौका मिलेगा और कुछ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मौका मिलेगा। बताया जा रहा था 2+4 होने वाला है, 4 बीजेपी के, 2 जेडीयू के। लेकिन फिर खबर सामने आती है कि 6 नहीं बल्कि 7 मंत्री बनने वाले हैं और 7 के 7 मंत्री भारतीय जनता पार्टी से ही होने वाले हैं। और इस पर तो बाकायदा रजामंदी दे दी नीतीश कुमार ने, आपत्ति नहीं जताई उन्होंने। इनफैक्ट ये भी देखा गया दोस्तों कि ये जो 7 मंत्री बनाए गए अलग अलग जातियों से, इसमें अति पिछड़ा, पिछड़ी जाति, यहां तक कि सवर्ण जाति को भी शामिल जो है वो किया गया है। सवर्ण से 2 मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई है, बाकी अति पिछड़ा और पिछड़ी जातियों पर फोकस किया गया है। और ये वोट बैंक अगर कायदे से देखा जाए तो नीतीश कुमार का वोट बैंक रहा है दोस्तों। अति पिछड़ा और पिछड़ी जाति, अगर अब कुर्मी समाज देख लीजिए, वैश्य समाज में कई, हालांकि वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी का ही वोट बैंक शुरुआत से लेकर रहा है। लेकिन कहा यह जाता है कि कुछ ऐसी जातियां जो जिनको हिस्सा माना जाता है कुर्मी का ही, उन जातियों को भी संज्ञान में लिया है बीजेपी ने और वही देखते हुए मंत्रियों को शपथ दिलवाई है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नीतीश कुमार के वोट बैंक में बीजेपी सेंधमारी करे, घुसे
और वहां पर अपना वोट बैंक तलाशने की कोशिश करे और नीतीश कुमार चू तक न करे। फिर एक और सवाल ये उठा कि 7 के 7 मंत्री भाजपा के बनाने पर कैसे राजी हो गए। कुछ तो चल रहा होगा दिमाग में। फिर खबर आती है कि संतोष सुमन यानी जीतन राम मांझी के बेटे से मंत्रालय जो है 2 छीन लिए गए हैं और एक मंत्रालय अब उनके पास बचा हुआ है। अब ऐसे में कद तो नीचे हो गया जीतन राम मांझी के बेटे का। जो सपने सजाए हुए थे मांझी साहब ने, लोकसभा चुनाव में इतना मशक्कत करके अपने बेटे को मंत्री पद दिलवाया, अब ये हाल है। तो नीतीश कुमार क्या तमाम सहयोगी साथियों के साथ उस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं जिस तरीके का बर्ताव बीजेपी अभी फिलहाल के लिए नीतीश कुमार के साथ कर रही है। देखिए, नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर आए उस समय मंच पर नजर आए और प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को अपना लाडला कहा, लाडले मुख्यमंत्री का दर्जा उनको दिया। इसी के बाद से अंदाजा लगाया जाना शुरू हो गया था दाल में कुछ तो काला है, कुछ तो खिचड़ी जो है पक रही है। नीतीश कुमार को इतने दिनों से मिलने के लिए समय नहीं मिल रहा था प्रधानमंत्री जी को। जब नीतीश दिल्ली जाए तो वहां से खाली वापस लौटकर बिहार आए। जब वो जाए दिल्ली तो पता चलता था कि दिल्ली गए मुलाकात करने के लिए, वापस आ गए लेकिन बिना मुलाकात किए हुए। कभी कहा जाता था कि आलाकमान से नीतीश कुमार नहीं मिले, कभी कहा जाता था प्रधानमंत्री मोदी का कोई कार्यक्रम हो गया, शेड्यूल हो गया जिसकी वजह से नीतीश कुमार से मिलने का समय प्रधानमंत्री को नहीं मिला तो वो नहीं मिल पाए, लेकिन भागलपुर में मुलाकात हो जाएगी। तो जब दिल्ली नीतीश कुमार जाते हैं तो उनके साथ ऐसा व्यवहार आखिर क्यों? फिर इस पूरी आशंका में एक और चीज ने, एक और घटनाक्रम ने बल दिया कि दिल्ली में जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का, उस वक्त बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, जेडीयू से ललन सिंह और एक और नेता थे। इसके अलावा अगर बात की जाए बाकी के नेताओं की, तो जितने भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री उस वक्त मंच पर मौजूद थे, लेकिन नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे। और फिर चौंकाने वाली बात यह थी कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद एनडीए की बैठक भी होती है, उसमें बिहार चुनाव पर चर्चा होती है, लेकिन नीतीश कुमार नदारद रहते हैं उस बैठक से। अब वो बैठक नीतीश कुमार के बगैर हो कैसे गई, जब आपको बिहार और बंगाल विधानसभा चुनाव पर ही फोकस रहते हुए उस बैठक को संपन्न करना था। तो फिलहाल के लिए सवाल बहुत है दोस्तों कि नीतीश कुमार को क्या साइडलाइन करने की कोशिश फिलहाल के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बिहार में कुछ नया होने वाला है क्या? हालांकि नीतीश कुमार को सब जानते हैं, जिन्होंने भी राजनीति में दिलचस्पी ली होगी और नीतीश कुमार को करीब से उनके राजनीतिक सफर में देखा होगा, उनको ये पता होगा कि नीतीश कुमार कब पासा पलट देते हैं किसी को मालूम नहीं होता। अगर मान लीजिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा भी जाता है बिहार में और बीजेपी जीत जाती है, तो मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद जहां भाजपा के 22 मंत्री हो गए हैं, जेडीयू के 13 मंत्री हैं, पहले बीजेपी के 14 थे, अब 22 मंत्री तकरीबन हो गए हैं, जेडीयू के पास 13 है। तो ऐसे में संख्या बल के हिसाब से क्या बीजेपी अपनी नहीं चलाएगी जिस तरीके से महाराष्ट्र में फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ हो रहा है? और एकनाथ शिंदे के साथ जो हो रहा है, एकनाथ शिंदे तो चलिए महाराष्ट्र में बोल ही चुके हैं कि मेरे को हल्के में मत लेना, मैंने तांगा पलट दिया था। लेकिन क्या सिवाय नीतीश के बिहार में बीजेपी की दाल गल पाएगी या फिर नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।